एससी को प्रॉब्लम है, एसटी को प्रॉब्लम है, ओबीसी को है, मुस्लिम को है, सारे 85% समाज के लोगों को है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इस कड़ी धूप में पूरा दिन बहुजन समाज के लोग, परमादरणीय बहन जी को मानने वाले लोग, माननीय कांशीराम साहब को मानने वाले लोग, तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों को मानने वाले लोग इनके अधिकारों के लिए दिन भर यहाँ पर इस धूप में खड़े हैं, बैठे हैं और दिन भर मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, हमारे ऊपर होने वाले अन्य अत्याचारों के खिलाफ हम लड़ेंगे और लड़कर अपने अधिकारों को हम हासिल करेंगे साथियों। तो इसलिए मैं आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि दिन भर से आप लोग बैठे हैं साथियों। पहला विषय है ओबीसी जनगणना का, जिसके बारे में हमारे साथी बहुत अच्छी बात हमारे साथियों ने यहां पर रखी, और दूसरा विषय एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण का। साथियों, ओबीसी की जैसे बात यहां पर शास्त्री जी ने की है, मुझे याद पड़ता है कि माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि ओबीसी समाज वो सोया हुआ शेर है, ओबीसी समाज वो सोया हुआ शेर है, जिस दिन जाग जाएगा उस दिन इस देश की तकदीर बदल जाएगी। जिस दिन जागेगा उस दिन इस देश की तकदीर बदलेगी। लेकिन बड़ी विडंबना है, आज भी देखिए ओबीसी के लिए जितने भी आंदोलन हुए, ओबीसी के लिए चाहे मंडल आयोग का आंदोलन ले लीजिए, ओबीसी के आंदोलन के लिए, ओबीसी के किसी कल्याण के लिए ओबीसी कभी सामने नहीं आया। मुझे याद पड़ता है जब मंडल आयोग का आंदोलन चल रहा था, हम तब छोटे थे, 8वीं 9वीं में 10वीं हम पढ़ रहे थे, तो उस आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट का आदमी बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता रोड के ऊपर था। यह अपने हिसाब से पहला आंदोलन था कि किसी के कल्याण के लिए वो आदमी रोड पर नहीं तो कोई दूसरा आदमी रोड पर लड़ रहा था। और हम देख रहे थे कि ओबीसी के इस आंदोलन के लिए, मंडल आयोग की सिफारिशी के लिए हमारा शेड्यूल कास्ट का आदमी लड़ रहा था, लेकिन उसका विरोध करने के लिए रोड पर ओबीसी आदमी था। ये हमने खुद, जब मैं हरियाणा के अंदर पढ़ता था तो मैं खुद ये बात को महसूस किया, मैंने देखा। इसका मतलब ओबीसी समाज को आज भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, सजग नहीं है। बहुत अच्छी बात की शास्त्री जी ने, फिर जगाने का जो काम है वो किसने करना चाहिए। साथियों, जिसको मूवमेंट ज्यादा समझ में आई उसकी जिम्मेदारी ज्यादा, जिसको मूवमेंट समझ में आई उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, दोज हु आर द बेनिफिशियरी ऑफ दिस मूवमेंट उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, एंड वी आर द पीपल, हम लोग इस मूवमेंट के सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरी है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और इसीलिए जब यह आंदोलन चल रहा था मंडल आयोग का, तो उसके लिए हमारे लोगों ने लाठियां खाई। उत्तर प्रदेश के अंदर कई लोग जेल में भी गए और हमने इस लड़ाई को लड़ा। यह अपने आप का अलग तरीके से आंदोलन। उन्नीस 90 में 91 में ये लागू तो हो गया। पहली बार ओबीसी समाज का कोई लड़का 1994 में नौकरी में लगा, इस माध्यम से मिला कितना 27.5। मैं आपको ये बताना चाहता हूं पर्टिकुलरली ओबीसी के साथियों को कि ये मनुवादी लोग बड़े होशियार होते हैं। ये मनुवादी लोग बड़े होशियार होते हैं, वो 100 साल के आगे की बात सोचते हैं। देखिए 1980 में रिपोर्ट आई, 1980 में लागू नहीं हुई। इंदिरा गांधी ने इसको कचरे के डिब्बे में डाल दिया, राजीव गांधी ने इसके खिलाफ कई बार भाषण किए, इसको लागू नहीं किया। माननीय कांशीराम साहब जब आए, उन्होंने लागू करने की कोशिश की, उन्होंने अपने 3 नुमाइंदे के माध्यम से इस बात को लागू किया। ये बात यहां तक ठीक है। मेरा कहना यह है कि हम लोगों ने हमेशा आगे की सोचना चाहिए। आप देखिए, ये मंडल आयोग लागू होता है और मंडल आयोग लागू होते होते और एक केस का रिजल्ट आता है। उस केस का नाम है इंदिरा सहानी केस।
इंदिरा साहनी जजमेंट, 9 पेजेस का जजमेंट। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये लोग कितने होशियार हैं, हम तो कल की बात भी नहीं सोच पाते, ये लोग कितने सालों की बात सोच लेते हैं। आपको रिजर्वेशन तो दे दिया, 27.5% रिजर्वेशन तो दे दिया, लेकिन साथ में ये जजमेंट लेकर आ गए कि देयर शुड बी बार ऑन द रिजर्वेशन, नॉट मोर देन 50% रिजर्वेशन विल बी गिवन। अब मुझे बताइए, ओबीसी को रिजर्वेशन कितना मिलना चाहिए? भाई कहते हैं कि 3,743 जातियां हैं, 52% मिलना चाहिए, मिलता है 27.5%। इसलिए क्योंकि 9 जजेस के बेंच ने ये रिजल्ट दिया कि आप 50% को कभी पार नहीं कर सकते। ये रिजल्ट तभी आता है जब आपको मंडल आयोग का फायदा ओबीसी को देना होता है। अच्छा, इतने पर ही ये रोके नहीं, मंडल आयोग के माध्यम से ओबीसी को क्या फायदा मिलने वाला था? रिजर्वेशन कहां? नौकरियों में, सर्विसेज में, सबसे बड़ा फायदा यही था। एजुकेशन में, साथियों मैं बताना चाहता हूं कि 1994 में पहला आदमी ओबीसी का नौकरी में लगता है, 91 में ये ग्रांट होता है, और 91 में और एक पॉलिसी इस देश के अंदर निर्माण होती है जिसको कहते हैं एलपीजी। एलपीजी मालूम है आप लोगों को? एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यानी आप सोचिए कि मनुवादी लोग कितने सोचते हैं, हम लोग नहीं सोच पाते। हम लोग बड़े खुशनसीब है, आपस में लड़ते हैं हमेशा, इतने खुशनसीब है। हम केवल अपना समय लड़ने में बिताते हैं, आपस में लड़ेंगे, संगठन के अंदर लड़ेंगे, एक गांव में लड़ेंगे, एक दूसरे की खींचेंगे, लेकिन ये लोग हमेशा ये सोचते हैं कि इन लोगों के साथ कैसे लड़ा जाए। 1991 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री, इस देश का पीएम पीवी नरसिंह राव, पॉलिसी लेके आता है एलपीजी। क्या पॉलिसी है? इस देश के अंदर तमाम जो गवर्नमेंट के स्टेट्स है, यानी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट के जितने भी उद्योग है, चाहे पब्लिक सेक्टर्स हो या गवर्नमेंट के सेक्टर्स हो, उनको प्राइवेटाइज किया जाए, धीरे धीरे उनको प्राइवेटाइज किया जाए। यानी देखिए, एक तरफ से तो आपके हाथ में एक झुंझुना दे दिया कि आपको 27.5% रिजर्वेशन दे दिया, दूसरे तरफ इन्होंने एलपीजी पॉलिसी लेकर आ गए और एलपीजी पॉलिसी के माध्यम से आप लोगों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। आप बताइए, ना बीएसएनएल रहा, ना बैंक रहा, ना एलआईसी रहा, ना बेल रहा, ना सेल रहा, कुछ भी नहीं है। सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया और अब मांगो रिजर्वेशन। अब आगे रिजर्वेशन कहां मांगोगे? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में देयर इज नो रिजर्वेशन और गवर्नमेंट के सेक्टर्स को हम प्राइवेटाइज करेंगे, तो आपको, क्योंकि आपको तो हमें देना ही नहीं था। पहली बार खालेलकर आयोग बना, उसको भी हमें नहीं देना था, उसको भी हमने कचरे के डिब्बे में डाल दिया। दूसरे बार बड़े मुश्किल से मोरारजी देसाई आए, उन्होंने वो बनाया, और कांशीराम साहब नामक कोई व्यक्ति हुआ जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, जिसके माध्यम से आपको मिला है। आपको तो देना ही नहीं था, बड़े मुश्किल से दिए हैं, लेकिन उसको हम धीरे धीरे निकाल लें। तो क्या हुआ सर? इस देश में एलपीजी पॉलिसी के माध्यम से बड़े पैमाने के ऊपर प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ। आज आप देखोगे कि इस देश के अंदर कोई नौकरियां नहीं बची, फिर भी हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, फिर भी हम आज रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं। आज हमारे ओबीसी समाज के भाई, मैंने डाइस पर चढ़ते ही हमारे भरने जी को कहा, भाई इसमें ओबीसी समाज के कितने लोग हैं? क्योंकि होता हमेशा यही है कि ओबीसी समाज की लड़ाई के लिए हम लोग आगे आते हैं और ओबीसी की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, ओबीसी को मालूम नहीं। अब मुझे ये बताइए, ओबीसी की लड़ाई हम इसलिए लड़ते हैं क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ये कहते हैं कि हमारे ऊपर ओबीसी समाज का बहुत बड़ा उपकार है। यदि ओबीसी समाज नहीं होता, यदि महात्मा ज्योतिबाजी फुले नहीं होते, यदि छत्रपति शाहूजी महाराज नहीं होते, तो शायद बाबा साहब पैदा ही नहीं होते। बाबा साहब के इस संघर्ष में ओबीसी समाज का बहुत बड़ा हाथ है
और इसलिए साथियों, इसलिए ओबीसी समाज को, वो ओबीसी क्यों है, अब ओबीसी का मतलब क्या होता है, जरा मुझे कोई बताए। ओबीसी का मतलब मालूम है क्या है? ओबीसी का मतलब क्या होता है भाइयों? अदर, ये ओबीसी का मतलब नहीं है। ओबीसी का मतलब मैं आपको बताता हूं और हमारे साथी को भी बताना चाहता हूं। ओबीसी का सही फुल फॉर्म है ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी। अब ये ओबीसी को मालूम नहीं है। ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी, हम ओरिजिनल नहीं है, हम तो डुप्लीकेट है, हम तो 56 के बाद बने हैं। अरे इस देश में ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी कोई है तो वो ओबीसी है, क्योंकि आप देखो इतिहास, आप इतिहास पढ़ के देखो, सम्राट अशोका का इतिहास पढ़ के देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास पढ़ के देखो, महात्मा बुद्ध का इतिहास पढ़ के देखो, भाई कौन थे? अरे ये बताने की जिम्मेदारी, उनके घर तक जाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी और हमारी है, क्योंकि आपको और हमको समझ में आ गया है। और इसलिए साथियों, जब ऐसे प्रोग्राम लगते हैं, मैं कल वर्धा में था तो मैंने अपने साथियों को कहा कि भाई ये प्रोग्राम लगाने से बात नहीं बनेगी, ये कार्यक्रम लगाने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि उनके कार्यक्रम तो हर दिन चल रहे हैं। अभी भी टेलीविजन शुरू करो, आस्था चैनल अलग, बाकी के चैनल अलग, ये चैनल अलग, और हर चैनल के अंदर वो अपना इंजेक्शन डालते हैं विषमता का, चमत्कार, पता नहीं क्या क्या है कि नहीं है? ये सारी चीजें है कि नहीं है? अच्छा वो छोड़िए, न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, न्यूज़पेपर में भी वही दिखेगा। हमारा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको भी उठा के देख लीजिए, उसमें भी वही मिलेगा। अभी अभी साहब ने कहा कि उनके जो गुरु होते हैं, बड़े बड़े बाबा होते हैं, उनके आए दिन हर गांव में, अभी तो हर गांव में चल रहा है प्रवचन, भागवत, पता नहीं क्या क्या, सत्यनारायण, ये सारी चीजें चलती। ये उनके कैडर कैंप है सर, दीज आर द कैडर कैंप्स ऑफ मनोवादीज। ये ओबीसी समाज को उधर ले जाने का मार्ग है। वो लाखों के संख्या में काम कर रहे हैं, और हमारा 2-4 महीने के बाद ऐसा प्रोग्राम लगता है, तो लड़ाई कैसे जीतेंगे? लड़ाई कैसे जीतोगे? और इसलिए मैं अपने साथियों को कहता हूं कि साथियों, आपके कैडर्स एक दिन में कम से कम हजारों की तादाद में होने चाहिए। आपके कैडर्स एक दिन में हजारों की तादाद में होने चाहिए। इसलिए परम आदरणीय बहन जी ने क्या कहा? परम आदरणीय बहन जी ने कहा कि आप बूथ बनाइए, शाखा बनाइए, और शाखा के अंदर कम से कम 10 लोग तैयार होने चाहिए, और एक दिन में कम से कम 10 शाखाओं का कैडर होना चाहिए। अब सुनिए, 10 शाखाओं में 100 लोग। अब एक दिन में आपने 100 लोगों का ये कैडर ले लिया, एक जगह पे बिठा दिया, जैसे आज आप लोग बैठे। ऐसे पूरे महाराष्ट्र के अंदर 6,000 सेक्टर्स है, 10 बूथों का एक सेक्टर, 6,000 सेक्टर है। अब आप देखिए, लोग कहते थे कि यूपी में बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी खत्म हो गई। आपने 9 अक्टूबर को रेला देखा? आप भी तो गए थे, आपके यहां से भी बहुत लोग गए थे देखने के लिए। इधर मैं बहन जी को बुलाता हूं, बहन जी को इनवाइट करते हैं, तो यहां के लोग नहीं आते, लेकिन यूपी में चले गए देखने के लिए। क्या देखा? अरे 90% वहां बूथ तैयार हो गए, तो 9 अक्टूबर को अपने घर की रोटी, अपने घर का गुड़, अपने घर की पूड़ी और एक बोतल में अपना पानी लेकर कई महीनों से, कई दिनों से लोग कई किलोमीटर से चलकर आए, और 9 अक्टूबर को सवेरे 9 बजे 17 लाख लोग वहां पर इकट्ठा हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। आप लोगों ने देखा, ये किसका नजारा था? ये सेक्टर और बूथ बनाने का नजारा था। उन्होंने 90% बनाए। इसलिए आज परम आदरणीय बहन जी कहती है
कि आने वाले दिनों में 5वीं बार उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनने जा रही है और 5वीं बार परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी साथियों आने वाले 2027 में। इसलिए केवल क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो सकता है, इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक क्रांति हो सकती है और वो केवल और केवल प्रबोधन के माध्यम से हो सकती है, जो आज हम लोग यहां कर रहे हैं। इस देश के अंदर क्रांति हो सकती है लेकिन तलवार से नहीं, प्रबोधन के माध्यम से। और हमारा कैडर ये प्रबोधन होता है साथियों। लेकिन एक दिन में या एक महीने में एक तरीके का एक दिन में कैडर करने से कुछ नहीं होगा। और इसलिए परम आदरणीय बहन जी ने हमें एक मार्ग दिखाया कि भाई आप अपना संगठन बना लीजिए। मैं कल वर्धा में था, मैंने उन साथियों को कहा आप सोचिए कि 6000 सेक्टर्स इस महाराष्ट्र में है। यदि हमारे लोगों ने ईमानदारी से थोड़ा थोड़ा काम कर लिया, 5-5 बूथ बना लिए, 5-5 एक आदमी ने 5 बूथ, और एक दिन में जैसा ये प्रोग्राम हो रहा है, एक दिन में 6000 कैडर्स हो जाए जिसमें एक समय में 100 लोग बैठे, तो कितने लोगों को एजुकेट कर पाएंगे आप लोग? कितने लोगों को एजुकेट करेंगे बताइए? 6000 जगह पर एक दिन में ऐसे कैडर्स लग जाए तो 6 लाख लोगों को एक दिन के अंदर आप प्रबोधित कर पाएंगे साथियों। और मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि परिवर्तन हो सकता है, ओबीसी में भी परिवर्तन हो सकता है, एससी में भी परिवर्तन हो सकता है, मुस्लिमों में भी परिवर्तन हो सकता है, बहुजन समाज के लोगों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब आप लोग प्रबोधन के माध्यम से इन लोगों को तैयार करेंगे। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पदाधिकारी कहते हैं भाई एखादा शास्त्री जी जैसे आदमी जुड़ गए या हमारे मुस्लिम भाई जुड़ गए तो कहते हैं की त्यानं त्याच्या समाजात जाओ आणि त्यानं त्याच्या समाजामध्ये जाऊन जागरूकता आणावी। अब वो एक बेचारा एक आदमी जुड़ता है तो 2 तरीके से टूटता है, एक तो अपने समाज से टूटता है। अब शास्त्री जी को पता नहीं लोधी कौन समझता होगा, मैं तो समझता हूं उनको बुद्धिस्ट मानते होंगे लोग। क्यों भाई? जब वो अपने समाज के अंदर जाते होंगे तो लोग बोलते होंगे भाई तू हमारा तो रहा नहीं क्योंकि तू तो इनका हो गया। अब हमारे लोग इतने होशियार है, हमारे लोग बोलते हैं जाओ अपने समाज में और उनको तैयार करो। अब इन लोगों की हालत बड़ी गंभीर हो जाती है और इसलिए महाराष्ट्र में भाईचारा नहीं बन पा रहा है। महाराष्ट्र में भाईचारा न बनने का कारण यह है। और इसलिए साथियों हमें चाहे छोटा भाई समझिए या बड़ा भाई समझिए, यह हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हमें ज्यादा समझ में आया है, बाबा साहब हमें ज्यादा समझ में आया है। यह हमारी ड्यूटी है कि हम लोग ओबीसी में जाकर, शेड्यूल कास्ट में जाकर, मुस्लिमों में जाकर, शेड्यूल ट्राइब में जाकर हमें उनको प्रबोधित करना पड़ेगा साथी। अब ऐसा करते करते मान्यवर कांशीराम साहब आगे कहते हैं, ऐसा जब आप करते हो तो कभी कभी मूवमेंट का ये काम करते हुए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये अच्छा काम करते हुए, प्रबोधन का काम करते हुए अपने ही लोगों से जाने अनजाने में आपके साथ मान अपमान का व्यवहार हो सकता है। होता है कि नहीं होता है? आप बड़े बुजुर्ग साथी भी बैठे हैं यहाँ पर, उन्हें मालूम होगा जब मूवमेंट को स्टार्ट किया मान्यवर साहब ने, तब यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी थी, तो वो लोग हमें बताते हैं, हमें जिन्होंने तैयार किया वो हमको बताते हैं कि वो लोग पत्थर लेके उनको मारते थे, गांव में घुसने नहीं देते थे, बात नहीं करने देते थे। करने देते थे क्या? कठिन समय था कि नहीं था? आज उतना कठिन समय है क्या? अरे आज आप गांव में जाते हो तो आपको चाय भी मिल जाती है, नाश्ता भी मिल जाता है, कहीं कहीं मान सम्मान भी मिल जाता है, कहीं कहीं फूल भी मिल जाते हैं। आज पत्थर नहीं मिलते। लेकिन जब आज इतनी अच्छी परिस्थिति है तो हम काम नहीं कर पा रहे। जब परिस्थिति अच्छी नहीं थी तब मान्यवर कांशीराम साहब ने
इस महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, इस देश के अंदर एक बार नहीं तो 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और इस महाराष्ट्र के अंदर भी ये दिखा दिया की हो सकता है, होऊ शकत आहे. तुम्हाला माहित आहे, पहिल्यांदा मान्यवर कांशीराम साहेबांनी पुण्यामध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सोबत काम करत करत तिथला पहिला मेयर बनवण्याचं काम आणि तुम्हाला दाखवून देण्याचं काम कि नहीं, मूवमेंट का काम करते करते आम्बेडकरिज्म को, बाबा साहब की विचारधारा को यदि आप संगठित हो जाओ तो उसको सफल किया जा सकता है. साथी, ये मान्यवर कांशीराम साहब ने दिखाया. और इसलिए मैं ये बात बार बार अपने कैडर्स को, अपने लोगों को कहता हूं कि केवल एक हाथ कार्यक्रम लगाने से या एक हाथ कैडर लेने से बात नहीं बनेगी. यहां बैठे हुए सभी लोगों को काम करना होगा. काम इसलिए करना होगा कि अभी SC ST का सब क्लासिफिकेशन वो भी हो रहा है. अब मुझे बड़ा, साहब बता रहे थे, बड़ा आश्चर्य होता है कि कुछ मनुवादी लोग भी ऐसे ही आपके बीच में इसके पहले धरना आंदोलन किए कि भाई SC ST आरक्षण में उपवर्गीकरण नहीं होना चाहिए. मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं साथियों, मुझे मालूम पड़ा यहां हुआ, आप बताइए, लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, मेरे ख्याल से 13 तारीख रही होगी, मार्च 13, आपको मालूम होगा. नागपुर के अंदर बहुत बड़ी रैली हुई, परम आदरणीय बहन जी आई. हम लोग भी बड़े दुखी थे क्योंकि बारिश आ रही थी, लगभग 1:30 बजे तक बारिश चल रही थी. परम आदरणीय बहन जी हमेशा बार बार माननीय रामजी गौतम साहब को पूछ रही थी कि मैं आऊं कि नहीं आऊं, क्योंकि बारिश आ रही. बारिश एकाएक 2 बजे रुक गई. मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि गोंदिया के बड़े साथी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे. आपने देखा होगा इतने बारिश के बावजूद भी वो रैली सक्सेसफुल हुई. ऐसा लगता था कि मानो सैलाब आ गया अपने लोगों का, और ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि 2024 में पहली सीट नागपुर से निकल जाए, क्योंकि परम आदरणीय बहन जी को वो नजारा देखते हुए ऐसा लग रहा था कि नागपुर के अंदर पहली सीट हमारी निकल जाए. साथियों, क्या हुआ? 13 तारीख को हमारी सभा सक्सेसफुल होती है और 14 तारीख को हमारे समाज के कुछ पढ़े लिखे लोग, जो लेखक है, कवि है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, IAS है, IPS है, बड़े बड़े जिनको बुद्धिजीवी कहा जाता है, जिनके पास थोड़ी बुद्धि होती है, 13 तारीख की सभा के बाद 14 तारीख को नागपुर में जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं और एक बात के ऊपर चिंतन करते हैं. क्या बात? संविधान खतरे में है. जैसे मनुवादी लोग बोलते हैं ना, हिंदू खतरे में है, ऐसे एक इश्यू के ऊपर बात चल रही. 14 तारीख को दूसरे दिन, बहन जी आने के दूसरे दिन, क्या संविधान खतरे में. आता संविधान वाचवायचं आहे तर दगडापेक्षा वीट मऊ. संविधान वाचवायचं आहे तर दगडापेक्षा वीट मऊ. और कौन कह रहा है? जिसके ऊपर बाबा साहब ने जिम्मेदारी दे रखी है, जिसने बाबा साहब का नमक खाया है, वो आदमी कह रहा है. अब साथियों, इलेक्शन हो गया. जिस गांधी ने और कांग्रेस ने बाबा साहब को मरते दम तक नहीं छोड़ा, 2 गज जमीन भी नसीब जिनको नहीं होने दिया, उस कांग्रेस को बहुजन समाज पार्टी ने दिखा दिया कि आपकी ताकत क्या है और आपकी जगह कहां पर है. 49 मेंबर्स पार्लियामेंट लेकर उसको विपक्ष का कोई पद बहुजन समाज पार्टी ने नहीं मिलने दिया साथियों. लेकिन इन्हीं बुद्धिजीवी लोगों के कारण वो 99 पर दोबारा पहुंचे, संजीवनी मिल गई. और 2024 के इलेक्शन के तुरंत बाद अगस्त 2024 में एक रिजल्ट आता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट जी कहते हैं कि SC ST में सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए. अब आप मुझे बताइए, पूरे देश के अंदर तमाम शेड्यूल कास्ट की कई संगठनाएं हैं, हजारों लाखों की तादाद में संगठनाएं, हजारों लाखों की तादाद में हमारे लोग बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा आते हैं. अलग अलग छोटी छोटी संगठनों के माध्यम से आते हैं. अगस्त महीने में रिजल्ट आता है
3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, केवल इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट का सेशन चालू रहता है। अकेली हमारी शेरनी बहन कुमारी मायावती जी सेकंड डे प्रेस लेकर बोलती है कि इसका विरोध बड़े पैमाने पे ऊपर किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय ठीक नहीं दिया है। मैं पार्लियामेंट के अंदर तो बैठने वाले तमाम लोगों से ये कहती हूं कि इसके खिलाफ विधेयक लाया जाए और इसको 9वीं सूची में डाला जाए। कहते हैं नहीं कहते? कौन से नेता ने दूसरे दिन इस SC ST सब क्लासिफिकेशन के खिलाफ बात किया? बताइए। आज आप लोगों के बीच में आकर यहां धरना प्रदर्शन करते हैं आज। लेकिन साथियों, परम आदरणीय बहन जी ने दूसरे दिन भारत बंद का ऐलान किया इस BCI के संदर्भ में और भारत बंद करवाया SC ST सब क्लासिफिकेशन के लिए। ये बात आप लोगों ने अपने समाज तक लेके जानी चाहिए। अब यही लोग जो 131 बैठे हुए थे, 131 है कि नहीं, पुनः पैक के माध्यम से कितना मिला? 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चल रहा था, पार्लियामेंट चल रहा है, SC ST का सब क्लासिफिकेशन आया। क्या किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इतना भी नहीं लगा कि मेरे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो मैंने इसके खिलाफ बात करनी चाहिए? नॉट अ सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक आदमी भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोला इस चीज के खिलाफ। अब आप मुझे बताइए कि आपने संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस को 49 से 99 पहुंचा दिया। अरे कहां गए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? कहां गए वो लोग जो संविधान को बचाने की बात कर रहे थे? आप लोगों ने उनको प्रश्न पूछना चाहिए। इसलिए बता रहा हूं साथियों, आपका हमारा कोई ख्याल रखने वाला है, आपके हमारे लिए कोई सोचने वाला है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी है और हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है साथियों। अब इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब क्या लड़ाई लड़ोगे? मैं वही बता रहा हूं, क्या लढाई लढोगे? आमच्या लोकांची हालत अशी आहे, 14 एप्रिल आली की बाबासाहेबाचा फोटो घेतला की खूप डान्स करतात. आता पहिले ते काही लोक वाजंत्री वाजवायचे, आता ते नाही चालत. आता 5-5 लाखाचा डीजे पाहिजे आणि आमच्या तरुणाईला पहिले पाहिजे. और वो डीजे बजाते हैं और फिर डांस करते हैं उसके ऊपर. एक बड़ा अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना बजाते हैं. कौन सा गाना है मालूम है? भीम के लगती जिगर, आधे इधर आधे उधर. मनुवादियों को बड़ा अच्छा लगता है. अरे बढ़िया, हमारा सिस्टम काम कर रहा है. आज भी वही गाना गा रहे हैं, आज भी हमें मांग रहे हैं, मांगकर बाबा साहब की जयंती कर रहे हैं और डिस्को डांस कर रहे हैं डीजे के ऊपर और गाना वही बजा रहे हैं जो हमको चाहिए. बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों को. अच्छा, आप मुझे बताइए, कहीं एक जगह पर बताइए कि बाबा साहब ने ये लिख के रखा है या बोला है कि भाई जाओ मेरे मरने के बाद मेरी जयंती को सेलिब्रेट करना. कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा. हाँ, ये जरूर लिखा है कि है मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैंने ये मूवमेंट का रथ यहां तक लाया हूं, हो सके तो इसको वहीं पे रहने देना यदि आप ऊपर नहीं लेके जा सके. ये बात बोली, लेकिन हमारे लोग सेलिब्रेट करते हैं और कांग्रेस को वोट करते हैं. अरे वो कांग्रेस जो आपको कह रही थी कि हम संविधान को बचाएंगे, ये SC ST वर्गीकरण के ऊपर जब बात आई कि भाई स्टेट को यह अधिकार दे दिया गया कि इसको आप अपने हिसाब से लागू कर सकते हैं अपने स्टेट में, तो सबसे पहले कांग्रेस के स्टेट वाले जहां शासक चल रहे थे, कांग्रेस का शासन चाहे कर्नाटका हो चाहे तेलंगाना हो, वहां पर सबसे पहले SC ST आरक्षण के अंदर वर्गीकरण को लागू किया गया है. और इसलिए आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए, बाबा साहब बोल कर गए, बता कर गए आपका दुश्मन कौन और आपका मित्र कौन. और पढ़े लिखे होने के बाद, क्योंकि भंडारा गोंदिया में सबसे ज्यादा IAS IPS है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी
इस बात को यदि आप नहीं समझते तो आपसे ज्यादा अनपढ़ मुझे कोई नजर नहीं आता। और इसलिए मैं अपने हर कैडर्स को कहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। क्या जिम्मेदारी है? आपको गांव में जाना होगा, आपको समाज में जाना होगा, आपको लोगों के बीच जाना होगा, आपको उनको समझा के बताना होगा, आपको ओबीसी के बीच जाना होगा, आपको मुस्लिमों के बीच जाना होगा और उनको समझा के बताना होगा। क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं केवल प्रबोधन के माध्यम से ही इस देश के अंदर क्रांति आएगी। और जब तक आप गांव गांव नहीं जाओगे, जब तक आप लोगों के बीच में नहीं जाओगे, जब तक आप अपना ईगो नहीं छोड़ोगे, इस तरीके के अटैक्स हमारे ऊपर आए दिन होते रहेंगे साथियों। इसलिए महाराष्ट्र प्रदेश के तरफ से हमने एक प्रोग्राम दिया है कि अब हर एक साथी, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी पदाधिकारी हो, कितना भी बड़ा हो। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न मैं आप लोगों को पूछता हूं, बताइए इलेक्शन के अंदर वोटिंग किस लेवल पर होती है? स्टेट लेवल पर होती है? स्टेट पे होती है? जोन पे होती है? जिले में होती है? विधानसभा होती है? वोटिंग कहां होती है? बूथ पर। आज महाराष्ट्र में हमारी स्टेट बॉडी तैयार है, हमारी जोन की बॉडी तैयार है, हमारी जिले की बॉडी तैयार है, हमारी विधानसभा की बॉडी तैयार है। लेकिन जहां हमें रिजल्ट दिलाना है, बहुजन समाज पार्टी को इस महाराष्ट्र के अंदर सत्ताधीश बनाना है, क्योंकि जब तक हमारे एमपी एमएलए चुनकर नहीं आएंगे, हम अपने समाज के ऊपर होने वाले अन्य अत्याचारों को दूर नहीं कर सकते। वहां पर हमारा कोई आदमी नहीं और ना हम वहां पर काम करते हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया साथियों, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो, हर एक साथी को परम आदरणीय बहन जी के निर्देशानुसार गांव गांव जाकर कम से कम 5-5 शाखाएं या 5-5 बूथ बनाना होगा। और यह अनिवार्य है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों, यदि आपने ईमानदारी से यह काम कर लिया तो महाराष्ट्र के अंदर 288 विधानसभाएं हैं। एक विधानसभा के अंदर लगभग 300-350 बूथ आते हैं। आपने ईमानदारी से आने वाले 2-2.5-3 सालों में ये ईमानदारी से एक आदमी ने केवल 50 लोगों का काम करना है, केवल 5 शाखाएं बनानी है एक आदमी ने। और बनाने के बाद वो 50 लोगों के साथ आए दिन उनके साथ कम्युनिकेशन में रहना है, उनके सुख दुख में जाना, उनकी प्रॉब्लम्स को देखना है। उनकी कोई तहसील की प्रॉब्लम हो, ग्राम पंचायत की प्रॉब्लम हो, हेल्थ की प्रॉब्लम हो, पुलिस स्टेशन की प्रॉब्लम हो, उसको देखना है। यदि आपने ईमानदारी से ये काम कर लिया तो लगभग 8,64,000 पूरे पदाधिकारी बनते हैं साथियों। और 8,64,000 पदाधिकारियों ने ईमानदारी से खुद का वोट, मैं खुद का कह रहा हूं, यदि ईमानदारी से खुद का वोट भी बीएसपी के हाथी को दे दिया तो कितना वोट पड़ेगा? 8,64,000 वोट पड़ेगा साथियों। और यदि आगे चलकर उन्होंने अपने घर का, क्योंकि एक घर में 5 वोट होते हैं, 5 वोट होते हैं कि नहीं, माँ बाप बाल बच्चे 5 वोट। यदि एक आदमी ने, एक पदाधिकारी, मैं पदाधिकारी की बात कर रहा हूं, 8,64,000 केवल पदाधिकारी बनते हैं। और उसने, उस पदाधिकारी ने केवल अपने घर का वोट, बाकी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साइड के घर की नहीं, अपने घर का वोट ईमानदारी से बाबा साहब के इस क्रांतिकारी हाथी के चिन्ह के ऊपर दे दिया तो हमारे वोट होंगे कम से कम 43 लाख। आज हम 4 लाख भी नहीं, आज हमारे पास 4 लाख भी वोट नहीं है। और वो वोट किसके हैं? वो लोगों के वोट है जो मिशनरी हैं, जिनको काट डालो तो भी नीला कलर दिखेगा, उनका वोट है। क्योंकि हमारा तो कोई बूथ सेक्टर बना नहीं और अब की इसके पहले कभी काम हुआ नहीं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यदि हमारे बूथ बन जाए तो हमारे पास 43 लाख वोट होंगे साथियों, केवल अपने अपने घर का वोट भी आप लोगों ने दे दिया तो। और मैं समझता हूं अभी जो ये विधानसभा हुई तो 41 लाख वोट अजित पवार की पार्टी को था। और आज डीसीएम बने हुए हैं, उसकी मिसेस आज डीसीएम बनी हुई है, 41 आमदार चुनकर आए हैं। साथियों, यदि हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया तो इस महाराष्ट्र के अंदर
परिवर्तन करने के लिए कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। परिवर्तन दूर नहीं है, केवल आप लोगों ने, आप में से हर एक साथी ने ये अपने आप से कमिटमेंट करना चाहिए कि इस महापुरुषों का जो कारवा है ये बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल इधर के लोगों की नहीं है, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों की है। सभी लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा काम करें, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए समाज में जाए, गांव में जाए, लोगों को बताए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। मैं समझता हूं आने वाला 2029 ये बहुजन समाज पार्टी का होगा और इस महाराष्ट्र के अंदर भी हमारी सरकार बन सकती है, बशर्ते आप सब लोग अपने आप से एक कमिटमेंट कर लो कि आपको इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। आज मुझे बड़ी खुशी होती है, 12 बजे से लेकर लगभग 7 साढ़े 7 बजे हैं, आप इतनी देर तक यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं, धूप में भी बैठे हैं। मैं आप लोगों का तहे दिल से महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूँ। आप लोग आए यहाँ पर, इस कार्यक्रम को आपने आगे बढ़ाया, इसको सक्सेस किया, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद अदा करते हुए एक बात तो आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि साथियों, जैसे शरीर में ब्लड नहीं होता तो आदमी काम नहीं कर सकता, उसी प्रकार से संगठन के लिए यदि पैसा ना मिले, फंडिंग ना हो तो कोई काम नहीं हो सकता। और बहुजन समाज पार्टी का फंडिंग का सोर्स कौन है? आप लोग। बहुजन समाज पार्टी के पास पैसा कहां से आता है? हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे पदाधिकारियों से। इन्हीं के 10-10, 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 रुपए के कारण ये मूवमेंट चलती है और आज इस देश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय ताकत बनी है, राजकीय ताकत बनी है। और इसलिए जब ये प्रोग्राम इतना बड़ा सक्सेस आप लोगों ने किया तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने इसके लिए दान भी करना चाहिए, डोनेशन भी करना चाहिए। तो इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा खर्चा हुआ है, इस खर्चे को पूरा करने के लिए मैं आप में से सभी साथियों से ये निवेदन करता हूं कि अपना थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 रुपया इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रोग्राम की सफलता के लिए आप यहाँ पर देंगे। आपने मेरी बात सुनी, यहाँ तक बैठे रहे, अब तक बैठे रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हुए अपनी बात को, अपनी वाणी को इधर ही विराम देता हूँ। जय भीम, धन्यवाद।